तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी मैथ्स पढ़ा, उस मैथ्स में आप बेसिकली अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब आता है। ट्रायंगल्स की बेसिक कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाई जाती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस टेस्ट को कब इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला काम हम लोग फिनिश ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो तुम लोगों की एनसीईआरटी में 7.1 एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि 6, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम नहीं बना सकते, बट एक बार अगर अप्रोच सीख लोगे तो कैसा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ताकि कल को अगर कोई अननोन सवाल आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको हमेशा गिवन डेटा अपना रेडी रखना चाहिए। तो गिवन डेटा पे अगर मैं बातचीत करूं तो आपके पास गिवन ये दिया है कि AC इक्वल है AE के और AB आपका इक्वल है AD के। ये आपका गिवन डेटा है। और साथ ही साथ में गिवन डेटा एक और है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। ठीक है, ये हो गया गिवन डेटा फिनिश। उसके बाद बोला है शो दैट, यानी कि जो चीज़ तुमको प्रूव करनी है। तो तुमको क्या प्रूव करना है, तुम्हें क्या टू प्रूव करना है, तुम्हें ये टू प्रूव करना है कि BC इक्वल टू क्या होगा, DE होगा। कर लेंगे क्या हम प्रूफ? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, अब देखो, जब पढ़ाई करते हो ना तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीखो। अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, ये उनमें से किन चैप्टर से ये क्वेश्चन हो सकता है। फ़िलहाल अगर तुम अभी ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान कॉन्ग्रुएंसी की तरफ रहेगा, बट एग्ज़ाम हॉल में तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी बीच में से आ सकता है ना। तो वहाँ भी तुम्हें अपनी अप्रोच कैसी रखनी है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ओ ये ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, सोचना आना चाहिए। इतने तो हम श्योर हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से तो ये सवाल नहीं है, राइट। 6वां चैप्टर कौन सा है, लाइन्स एंड एंगल्स का, तो ये तो लाइन्स एंड एंगल्स वाला भी सवाल नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर लाइन्स एंड एंगल्स का होता तो वर्टिकली, लीनियर पेयर, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके पास सवाल होते। तो इसका मतलब अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है उसके बेसिस पे ये सवाल आपको दिख रहा है ट्रायंगल चैप्टर का, है ना। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हीरोन्स, इसका भी नहीं हो सकता। ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो हाँ मैं बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन का नहीं हो सकता। तो ये सवाल होगा ट्रायंगल्स चैप्टर का। सर्कल का नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल ही नहीं है यार। तो अब इसको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर में देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है जिससे सवाल बन जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको साइमल्टेनियसली अप्लाई करना पड़ता है और उससे फिर रिजल्ट डिड्यूस करना पड़ता है। तो अगर मैं इसके प्रूफ वाले पार्ट में चली जाऊं तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने अलग से 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसमें 2 स्टूडेंट्स की अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे एक लड़का या एक लड़की कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक स्टूडेंट ने बोला मैडम मैं ड्रॉ करूँगी ABC। मैंने बोला भैया कर लो ड्रॉ, तो उसने बोला यस मैडम, ये हमने ABC ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे सिंगल डंडी, AC के पास डबल डंडी, ठीक है। ये उसने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। मैं इसको शेड कर देती हूँ थोड़ा सा, ABC, राइट। ये ट्रायंगल उन्होंने ड्रॉ किया। फिर वो लड़का या वो लड़की कहते हैं कि मैडम अब दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है। मैंने बोला कर लो। अब देखो जो दूसरा ट्रायंगल वो ड्रॉ कर रहा है ना या कर रही है, उसने ड्रॉ करने का डिसीजन ऐसा लिया कि मैडम वो जो दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ना, उस दूसरे ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये ऐसा दिखेगा। ये A से लेकर D तक पहले एक लाइन, फिर A से लेके E तक ये एक दूसरी लाइन, ठीक है। और ये E और D को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ADE। अच्छा, मतलब
मतलब ये कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की इच्छा उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी के अंदर है। समझ रहे हो? दो ट्रायंगल कौन से हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मेरी अप्रोच रहेगी इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? पहला बताओ मैंने कौन सा ड्रॉ किया था? पहला ड्रॉ किया था आपने मैडम ABC, इन ट्रायंगल ABC। और दूसरा वाला हमने कौन सा ड्रॉ किया है? ADE। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, कभी SAS, कभी ASA वगैरह वगैरह, कभी SSS। बट आप यहाँ कौन सा टेस्ट लगाएंगे? ये कोई आकाशवाणी नहीं होने वाली है। आपको स्वयं अपनी बुद्धि से डिसाइड करना है कि अच्छा यहाँ पे ये वाला टेस्ट मैं लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। ठीक है, चलो डिसाइड करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल ABC में, मतलब ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ADE में, देखो ट्रायंगल ADE को ना मैं थोड़ा अलग मार्क कर देती हूँ ना, पूरा मिक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक मिनट, ये अलग से मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि दिखे कि अच्छा इसको आप कहना चाह रहे हो ADE। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये हो गया आपका ADE, डन। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? देखो जो ABC ट्रायंगल है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि मैडम ABC ट्रायंगल में जो उसका सेगमेंट AB है जिसमें सिंगल डंडी का मार्क लगा हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? अब ट्रायंगल ADE में एक ऐसी साइड ढूंढो जिसपे सिंगल डंडी का मार्क लगा हो। तो कौन है वो? अरे मैडम वो तो सेगमेंट AD है, तो यानी कि सेग AB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? सेग AD के। ठीक है, वैसे भी ये डेटा हमको क्या था? गिवन था। अपनी मर्जी से इक्वल नहीं हुआ, क्वेश्चन में डेटा गिवन था इसीलिए इक्वल हुआ। सिमिलरली जो ट्रायंगल ABC है उसमें डबल डंडी का मार्क किस पे लगा है? उसमें डबल डंडी का मार्क लगा हुआ है AC पर। ये AC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सेकेंड वाले ट्रायंगल में डबल डंडी का मार्क जहाँ लगा होगा उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में कहाँ लगा है डबल डंडी का मार्क? AE पे लगा है, तो यहाँ आ जाएगा AE। और इसका रीज़न भी क्या होगा? गिवन। अच्छा ठीक है, अब देखो कई स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा मैडम गिवन ही तो उठा के छाप रही हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि गिवन में तो एक डेटा और दिया है, तो वो बड़े मज़े से लिख देते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC और उसका भी रीज़न दे देते हैं गिवन। और फिर वो लोग बोलते हैं कि चलिए मैडम अब आपका ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल आपका ADE ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और रीज़न दे देते हैं दो साइड एक एंगल, यानी कि SAS टेस्ट। ठीक है, ऐसा वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऐसा क्या लगता है कि मैडम गिवन ही तो छाप रही है ऊपर से उठा उठा कर, वो थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनको आता ही ना हो ये चीज़ कंसेप्ट। आपको वो एंगल्स या वो साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते वक्त यूज़ करनी है जो उस ट्रायंगल का पार्ट हो। अब जैसे AB उस ट्रायंगल ABC में था, साइड AC उस ट्रायंगल AC में था, बट अगर मैं कहूँगी एंगल BAD तो पहले तो आप ढूंढिए कि एंगल BAD आखिर कहते किसको है। तो जब आप देखेंगे कि BAD, अरे BAD तो इसको कहते हैं, है ना, ये जो 3 अक्षर का नाम होता है इसमें से ये जो बीच वाला वर्ड होता है बेसिकली इसको एंगल कहा जाता है। तो BAD तो मैडम इसको कह रही है। अच्छा BAD अगर मैडम आप इसको कह रहे हो तो BAD ना तो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, भले ही वो आपको इक्वल दिया है बट वो तो ट्रायंगल ABC का पार्ट ही नहीं है, और ना ही ट्रायंगल ADE का पार्ट है। तो आप उस एंगल BAD को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते वक्त यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लोग ऐसा लिखने की सोचते हैं उनका ये स्टेप क्या हो जाएगा? गलत। EAC, ठीक है, एक और एंगल दिया है ना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो EAC किसको कहते हैं? EAC इसको कहते हैं। तो ये EAC ये भी ना तो ट्रायंगल ABC का पार्ट है ना ही ये ट्रायंगल ADE का पार्ट है। फिर अब कैसे करें यार? तो क्या ये बात दिमाग में आ रही है कि हमेशा जो डेटा गिवन दिया होता है उस गिवन दिए हुए डेटा को हूबहू वैसे ही छाप देना इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि वो डेटा उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट ही ना हो, वो दिए हुए एंगल्स उस पर्टिकुलर ट्रायंगल जिसका आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो उसमें आता ही नहीं है।
तो मैडम अगर आता नहीं है तो दिया क्यों है? अरे यार देखो कैसा है, उसने आपकी हेल्प करने के लिए आपको एक हिंट दी है। उसने ये नहीं कहा है कि इससे ही आंसर आ जाएगा, उसने ऐसा नहीं कहा। तो डेटा आपको क्या गिवन है बताओ जरा मुझे, कि एंगल बी ए डी यानी कि बैड इक्वल टू है एंगल ई ए सी के। इसका रीज़न क्या है? मैडम गिवन दिया है। बट क्या इस डेटा को तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में यूज़ कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो एंगल बी ए डी और ना ही एंगल ई ए सी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी का पार्ट ही नहीं है, तो कैसे यूज़ करें? फिर क्या करें? तो देखो ध्यान से देखो, एकदम अपनी आँखों को एकदम बाहर निकाल लो स्प्रिंग के जैसे, और ध्यान से एकदम घूर घूर के अपने क्वेश्चन को देखो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि बी ए डी और आपका जो ई ए सी है, मैंने मार्क किया हुआ है, देखो मैंने मार्क किया है पिंक कलर से, ये आपका बी ए डी और ये मैंने मार्क किया है ई ए सी। इन दोनों एंगल्स के बीच का ये वाला जो एंगल है, इसको मैं मज़े से एकदम डार्क शेड कर देती हूँ। ये वाला जो एंगल है, बोलो क्या? डी ए सी, ये दोनों के बीच में पड़ रहा है ना? ये एंगल दोनों के क्या पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है। ये एंगल दोनों के कहाँ पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है। अच्छा, यानी कि जैसे आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच में कॉमन दीवार होती है ना, तो वैसे ही उन दोनों एंगल्स के बीच में ये आपका डी ए सी एक दीवार की जैसे खड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा एंगल बी ए डी था, इसके पास मैंने एंगल डी ए सी को बोला कि चलो मैं तुम्हारी एडिशन कर रहा हूँ। कर सकते हो आप इस तरीके से एडिशन, अगर वो जस्ट उसके बाजू का एंगल है तो ठीक है, आप किसी भी एंगल में उसके बाजू का एंगल ऐड कर सकते हो। वैसे ही एंगल ई ए सी को मैंने कहा कि डी ए सी तो यार तेरे बाजू में भी है, तो ई ए सी बोलता है हाँ वो तो मेरे बाजू में भी है। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं तेरे बाजू में भी क्या कर देता हूँ, डी ए सी ऐड कर देता हूँ। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गिवन डेटा हमको दिया है उस गिवन डेटा के दोनों तरफ एंगल डी ए सी और एंगल डी ए सी का बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंगल डी ए सी उन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, उन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है। ठीक है, कर दो। अब छोटी सी चीज़ जो आपको लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में सिखाई है और नहीं भी सिखाई यार, तो कॉमन सेंस का प्रयोग करो। सोचो, बी ए डी यानी कि ये पिंक वाली मार्किंग है ना, इस पिंक वाली मार्किंग वाला एंगल देखो, ये बी, ये ए और ये डी, ये बी ए डी पिंक वाली मार्किंग का एंगल, इसमें प्लस करना है, बोलो किसको, डी ए सी को। तो यही वो डी है, यही वो ए है और बाजू में एक सी है। अगर आप इसको और इसको ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीट एंगल नहीं बन जाएगा बराबर। अगर आप दो पेंसिल्स जो टूट गई हैं, एक पेंसिल अगर टूट गई है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं, अगर आप दोनों टुकड़ों को फेविक्विक से जोड़ दोगे तो वापस से नई पेंसिल नहीं बन जाएगी। तो वैसे ही जब आप एंगल बी ए डी में ये डी ए सी ऐड करोगे तो एक कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसी डी ए सी को बाजू वाले एंगल ई ए सी में ऐड करते तो क्या हो जाता मैडम, कंप्लीट एंगल क्या बन जाता है, ई ए डी बन जाता है ना, कंप्लीट एंगल ई ए डी बन जाता। लेकिन इससे हमारा मैडम फ़ायदा क्या हुआ, आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, फ़ायदा नुकसान हम देखते बैठेंगे अभी, है ना। फ़ायदा देखो हमारा ये हुआ कि हम इस गिवन ये एंगल बी ए डी और ये एंगल ई ए सी के डेटा को यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो बी ए डी ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट था और ना ही ई ए सी उस ट्रायंगल ई ए डी का पार्ट था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बी ए सी को यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी आता है। वैसे ही आप बाजू वाली जगह पे पहले ई ए सी नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि वो ट्रायंगल ई ए डी का पार्ट ही नहीं था। लेकिन आप लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल मैडम, अब तो बड़े गर्व से हम लोग लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख पाएंगे, है ना। अब आप बड़े गर्व से लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल ई ए डी, और ई ए डी उस पर्टिकुलर ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है। और इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, फ्रॉम 1, क्योंकि वैल्यूज़ कहाँ से आई,
इक्वेशन नंबर 1 से आई। तो तुम्हें क्या ये बात समझी कि जो हमें एंगल्स वाली गिवन इंफॉर्मेशन का डेटा हमको दिया हुआ था, उस डेटा के दोनों तरफ एंगल DAC का एडिशन करना कितना बड़ा फ़ायदा साबित हुआ। क्योंकि अगर हम नहीं करते तो हम लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं मिलता। ये नहीं मिलता तो तुम लोग SAS टेस्ट से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते। यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी जुगाड़ आपको करनी पड़ेगी, और आपने कर ली। अच्छा मैडम अब क्या करें? तो देखो, जो पहला वीडियो आपको दिया था, उस पहले वीडियो के द्वारा जब आपको सिखाया गया था कि कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद क्या करते हैं, तो 2 चीज़ें सिखाई थी। एक बताया था आपको CACT और एक बताया था CSCT, है ना। वैसे तो NCERT में CACT और CSCT के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है CPCT। बट स्टिल हम लोग 2 टर्म्स में उसको सीखे थे, एक एंगल के टर्म्स में सीखा था हमने और एक उसको साइड के टर्म्स में सीखा था। तो क्या आप ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद लगाते हो ये CPCT? यस मैडम, चाहे एंगल वाली लगाएं या चाहे साइड वाली लगाएं, ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ज़रूरी होता है। तो हमने देखो यहाँ पे ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो क्या अब मैं CSCT या फिर मैं इन शॉर्ट NCERT की लैंग्वेज में कहूँ तो क्या मैं अब CPCT लगा सकती हूँ? तुम बोलोगे मैडम बिल्कुल आप लगाइए, एकदम बिंदास होकर लगाइए आप CPCT, देखते हैं आपको कौन रोकता है, लगाओ, तुम्हारी मर्जी। अब देखो, आपको ऑलरेडी बेसिक्स वाले वीडियो में हम लोगों ने CPCT वगैरह लगाना सिखा दिया है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुमको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इस क्वेश्चन में क्या हम पगले जैसे, गधों जैसे CACT भी लगा देंगे, CSCT भी लगा देंगे कि कुछ सोचेंगे? बिल्कुल हम सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है यार। प्रूफ करना है हमको BC = DE। फिर हम सोचेंगे कि BC एक एंगल है कि BC एक साइड है। हमने सोचा, बहुत सोचा, और हमने डिसीजन लिया, अच्छा BC तो एक साइड है। DE तुम कौन हो? DE बोलता है मैं भी एक साइड हूँ, तो इसका मतलब कि मुझको एंगल से तो कोई वास्ता ही नहीं है। तुमने बोला बिल्कुल मैडम, आपको तो एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो CACT लगा के कोई मतलब है? नहीं, CACT मत लगाओ, क्योंकि टू प्रूव में तो एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। डायरेक्टली क्या लगा दो मैडम आप? CSCT लगा दो, जिसको NCERT में आप ये वर्ड से भी लिखा हुआ पाओगे CPCT, ठीक है। अच्छा, अब साइड वाली लगा रहे हैं हम लोग, साइड वाली। अब देखो, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। जैसे ट्रायंगल ABC की टोटल कितनी साइड्स होंगी? 3। AB को आप पहले ही प्रूफ करते वक्त लिख चुके हो, AC को भी आप ऑलरेडी प्रूफ करते वक्त लिख चुके हो। तो कौन सी साइड ऐसी है ट्रायंगल ABC की जिसको अभी तक आपने नहीं लिखा? आप कहोगे कि मैडम सेग BC अभी भी ऐसी है उस ट्रायंगल ABC में जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। सिमिलरली ट्रायंगल ADE, इसको भी टोटल कितनी साइड्स होंगी? 3। तो ट्रायंगल ADE में से AD ये आप पहले ही लिख चुके हो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते वक्त। आप AE को पहले ही लिख चुके हो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते वक्त। कौन सी है जो नहीं लिखी है आपने अभी तक? वो है मैडम, हमने अभी तक DE को नहीं लिखा। तो इसी को तो CPCT कहते हैं कि ट्रायंगल के प्रूफ हो जाने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाने के बाद, उसके जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं या उसके जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं उनको आपस में क्या प्रूव करना? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो बस 2 साइड्स हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, तीसरी साइड को हमने कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या कर दिया? दिखा दिया। और आई थिंक अगर तुम ध्यान दो तो यही तुमको प्रूव करना था कि BC = होना चाहिए किसके? DE के। तो BC और DE आपस में क्या हो चुका है? कॉन्ग्रुएंट आ चुका है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि BC = क्या हो चुका है? DE हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बस डन। ठीक है, फिलहाल बस अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बस इसमें एक ही कंसेप्ट याद रखना कि कभी आपको जब भी कोई भी डेटा गिवन हो, ठीक है, एंगल वाला, साइड वाला, उसको हमेशा ड्रॉ कर लिया करो। अगर उनके बीच में अगर आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है दोनों तरफ, तो आप वो कॉमन चीज़ दोनों तरफ क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ये मत सोचो कि आगे उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो ये मैथ्स से ज्योमेट्री है, ये कोई रटा रटा अलजेब्रा नहीं है कि स्टेप्स पुट के आंसर आ गया। आप करके रखो, हो सकता है आगे कोई इक्वेशन बने और वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।